मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू के संदर्भ में बात की थी। वो हमारी फर्स्ट क्लास थी और उसके अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो है अरस्तू के जीवन परिचय के संदर्भ में पढ़ा था कि अरस्तू का जो जन्म है वो मैसिडोनिया के स्टिक्किरा नामक स्थान पर जो है क्या हुआ, जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में। और डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो का भी जो है उनके ऊपर विशेष रूप से जो है प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो मोस्टली रूप में प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की कौन सी होती है, आगमनात्मक। और अरस्तु को यथार्थवादी विचारक माना जाता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होने का जो श्रेय है वो अरस्तु को जाता है और अरस्तु ने ही राजनीतिक विज्ञान को जो है सर्वोच्च विज्ञान माना है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अरस्तु की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, रचनाओं की हम महत्वपूर्ण जो राजनीति शास्त्र पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, पॉलिटिक्स को माना जाता है। इसके अलावा एथिक्स, कैलिफोर्निया का जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है महत्वपूर्ण जो है इन्होंने बहुत सारी जो है टीकाएं लिखी, इनके ग्रंथ। लेकिन महत्वपूर्ण जो राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ माना जाता है वो पॉलिटिक्स को माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तु के अंतर्गत ही जो है हमारी सेकंड क्लास है और इसके अंतर्गत और हम जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित जो प्रमुख जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है हमारा टॉपिक अरस्तु रहेगा और अरस्तु की जो है हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। ठीक है, अरस्तु ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं और जो है इनके अध्ययन पद्धति की बात करें तो इनकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक, इसके अलावा जो है स्वदेशात्मक, सादृश्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रागैतिहासिक पद्धति, यथार्थवादी पद्धति। ठीक है, अरस्तु के जो प्रमुख जो विचार हैं, आइडियाज हैं, हम प्रमुख रूप से जो है अरस्तु का न्याय सिद्धांत देखेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम जो बात करेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। ठीक है, जस्टिस जो थ्योरी है, न्याय सिद्धांत की अपन बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और जो है कि अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के भांति विश्वास करता था कि न्याय भी राज्य का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। अर्थात अरस्तु ने जो है न्याय को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आधार माना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना है, आधार माना है अपने गुरु की भांति। और अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि यूनान में 3 गुरु शिष्यों की जो है महान परंपरा रही है, जिसमें सबसे पहले सुकरात आते हैं। सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और जो प्लेटो के शिष्य थे वो कौन थे, अरस्तु। ठीक है, तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके अलावा जो अरस्तु के जो शिष्य थे वो कौन थे, सिकंदर। और सिकंदर क्या मानते, एक महान शासक। ठीक है, तो न्याय को राज्य का इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार माना। और अरस्तु के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में सद्गुण या सदाचार का जो है ये क्या है, पर्यायवाची है। इसका है सद्गुण या सदाचार का, सद्गुण या जो है सदाचार का क्या है, पर्यायवाची है। सद्गुण या सदाचार का क्या है, पर्यायवाची है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कानूनी अर्थ में न्याय का जो अभिप्राय बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना है। इसका जो कानूनी अर्थ में है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग जो है मिल जाना है। ठीक है, ये क्या है, ये जस्टिस है, न्याय है। अरस्तु के अनुसार न्याय संपूर्ण नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति है और यह सक्रिय सद्गुण है। अर्थात न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। अब अरस्तु ने न्याय के 2 रूप बताए। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अरस्तु ने जो है न्याय के
दो रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं? दो रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं? दो रूप बताए हैं। अरस्तु ने न्याय के मोस्टली रूप में दो रूप बताए हैं, एक तो सामान्य या पूर्ण न्याय और एक विशेष न्याय। एक तो जो है सामान्य या पूर्ण न्याय, इसके अलावा विशेष न्याय। ठीक है, कौन सा न्याय? विशेष न्याय। और विशेष न्याय के अंतर्गत दो हैं, एक वितरणात्मक न्याय। इसके अंतर्गत दो रूप कौन कौन से? एक तो वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक जो है न्याय, ठीक है, और एक परिशोधनात्मक या परिशोधन न्याय। ठीक है, परिशोधन न्याय। परिशोधनात्मक भी कह सकते हैं इसको, परिशोधनात्मक या परिशोधनात्मक जो न्याय है, परिशोधन न्याय। तो प्रिय विद्यार्थी जो है कि जो सामान्य न्याय है यह है संपूर्ण अच्छाई। ठीक है, सामान्य न्याय को क्या माना है? संपूर्ण अच्छाई। इसको क्या बताया है? संपूर्ण अच्छाई। सामान्य न्याय को क्या माना है? संपूर्ण अच्छाई माना है। और जो है पूर्ण रूप से श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसे एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ भलाई का कार्य करके क्या करता है? स्थापित करता है कि अपने साथियों के साथ में जो है भलाई का कार्य करके वो क्या करता है? इसको स्थापित करता है। और विशेष न्याय की बात करें तो विशेष न्याय के अंतर्गत जो है दो रूप बताए हैं, एक तो वितरणात्मक न्याय और एक परिशोधनात्मक न्याय। ठीक है, परिशोधन या परिशोधनात्मक न्याय। तो जो वितरणात्मक न्याय है, ये विशेष न्याय सामान्य न्याय का ही क्या है? एक भाग है, और जिसका संबंध किसी विशेष प्रकार की भलाई से होता है, जो हमेशा सापेक्ष या समानुपातिक होता है। इसको क्या कहा है? विशेष न्याय। और वितरणात्मक जो न्याय है, इसका संबंध समाज राज्य के संसाधनों, इसके अलावा जो पद हैं, और भी हम बात करें तो जो है सम्मानों है, धन संपदा है, उसके किससे होता है? वितरण से होता है। उसके किससे होता है? वितरण से होता है, जिसको वितरणात्मक न्याय कहा है। और इसके अलावा जो है वितरणात्मक न्याय विधायक विधायिका के क्षेत्राधिकार की बात होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वितरण का आधार योग्यता होगी। वितरण का जो आधार बताया है अरस्तु ने, वो किसको माना है? योग्यता को। ठीक है, किसको? योग्यता को। और इसके अलावा जो है कि योग्यता का निर्धारण सद्गुण या राज्य के प्रति की गई सेवा से होगा। योग्यता का आधार क्या होगा? राज्य के प्रति की गई सेवा से होगा। इसके अलावा जो है वितरण का जो नियम है कि प्रचलित या प्रथागत प्रथाओं के आधार पर, नहीं कि विद्यमान लिखित कानून के आधार पर। जैसा कि अरस्तु ने कहा कि मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। और संसाधनों का वितरण अंकगणितीय अनुपात में न होकर रेखागणितीय अनुपात में होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अरस्तु समानुपातिक समानता के आधार पर वितरण किए जाने का समर्थक है। जैसा कि बारकर ने कहा कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत में आनुपातिक समानता की धारणा निहित है, और अरस्तु के वितरणात्मक न्याय को समानुपातिक जो है न्याय भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कौन सा न्याय? समानुपातिक न्याय। इसके अलावा जो परिशोधनात्मक है, कौन सा न्याय? परिशोधनात्मक। ठीक है, परिशोधनात्मक न्याय, परिशोधनात्मक या परिशोधन जो न्याय है, इसमें कि इसका जो संबंध है अरस्तु के अनुसार नागरिकों के अधिकारों या उनके जो पारस्परिक जो लेन देन है उनसे संबंधित है। परिशोधनात्मक न्याय सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता आदि की क्या करना है? रक्षा करना है, और जो है उनमें समानता को स्थापित करना है। परिशोधनात्मक न्याय न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आती है। ये किस में आती है? ये कौन से क्षेत्राधिकार में आती है? ये आती है न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में। किसके क्षेत्राधिकार में? न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और जो है सुधारात्मक न्याय की स्थापना अंकगणितीय अनुपात में की जाती है। कौन से अनुपात में? अंकगणितीय, अर्थात एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को पहुंचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति जो है करके इसको जो है स्थापित किया जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे कि जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत और अरस्तु के न्याय सिद्धांतों का जो है हम कंपैरेटिव जो है इसका अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि प्लेटो क्या मानता है और जो अरस्तु है इसके आधार पर दोनों के विचारों में प्रमुख हम समानता भी देखेंगे और असमानता की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो जो है
कि अगर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखें कि प्लेटो का न्याय नैतिक होता है। प्लेटो का जो न्याय है, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें किसका, प्लेटो के न्याय सिद्धांत और अरस्तु के न्याय सिद्धांत का, तो प्रमुख रूप से जो बातें हैं उसके अंतर्गत क्या क्या है कि एक तो जनरली जो है कि प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है। ठीक है, प्लेटो का न्याय प्लेटो का न्याय नैतिक है। क्या है? नैतिक है। जबकि अरस्तु का जो न्याय है वो कानूनी है। जबकि अरस्तु का न्याय जो है क्या है? कानूनी है। जबकि अरस्तु का न्याय क्या है? कानूनी। एक तो ये है। इसके अलावा प्लेटो का न्याय कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? कर्तव्य के साथ जो है जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि अरस्तु का न्याय अधिकारों से संबंधित है। ध्यान रखना, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? अधिकारों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान रखना कि प्लेटो का न्याय नैतिक है, जबकि अरस्तु का न्याय जो है कानूनी। अरस्तु का न्याय क्या है? कानूनी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकारों के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विभाजन से संबंधित है। ध्यान रखना, प्लेटो का नेक्स्ट जो हम कंपैरेटिव आधार पर प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्य विभाजन से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं जो है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 निर्माण जो है वर्ग बताए थे। कौन कौन से? उत्पादक वर्ग और एक सैनिक वर्ग और जो है एक दार्शनिक शासक। और जब ये तीनों ही जो वर्ग अपने अपने अधिकार या जो ये कहें इनका जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, जब उसका पालन करते हैं तो ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विभाजन से संबंधित है, जबकि अरस्तु का न्याय सिद्धांत राज्य द्वारा किए जाने वाले अधिकारों के सिद्धांत, यानी अरस्तु के आधार हम कहें कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत राज्य द्वारा किए जाने वाले अधिकारों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, अधिकारों के विभाजन से क्या है? संबंधित है। अधिकारों के जो है विभाजन से संबंधित है। किसका? अरस्तु का न्याय सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा जो है कि अरस्तु ने न्याय को सामान्य और विशेष 2 भागों में बांटा है, जबकि प्लेटो ऐसा कोई विभाजन नहीं करता है। इसके अलावा प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक है, जबकि अरस्तु का न्याय कैसा है? व्यवहारिक है। और हम बात करें तो अरस्तु ने समानुपातिक न्याय की बात की है, जबकि प्लेटो ऐसी कोई बात नहीं करता। ठीक है, इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अब हम जो बात करेंगे प्लेटो के, एक तो जो है संपत्ति, परिवार और दासता, यानी दास से संबंधित जो दासता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, तो मोस्टली रूप में अरस्तु के अरस्तु का परिवार, इसके अलावा संपत्ति व दासता संबंधी विचार। ठीक है, दासता संबंधी विचार। और जो दास प्रथा थी वो यूनानी समाज का आधार थी। ठीक है, अरस्तु का परिवार, संपत्ति व दासता संबंधी विचारों की बात करेंगे अपन। तो डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु ने पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक के 8वें से 11वें अध्याय में अपने संपत्ति संबंधी विचारों का क्या किया? विशिष्ट जो है वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिनका उपयोग परिवार या राज्य में होता है। ठीक है, पहले हम संपत्ति की बात कर रहे हैं कि जो संपत्ति है उन साधनों के समूह का नाम है जिनका उपयोग परिवार या राज्य में होता है। अरस्तु संपत्ति को प्राकृतिक वस्तु मानता है। ठीक है, कि अरस्तु ने संपत्ति को क्या माना है?
प्राकृतिक वस्तु माना है। क्या माना है? प्राकृतिक वस्तु माना है। क्या माना है? प्राकृतिक वस्तु। ठीक है। और जो है जिसके जन्म से मरण तक मनुष्य को क्या होती है? आवश्यकता होती है और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास भी करता है। प्राकृतिक वस्तु है और जो मनुष्य है, मनुष्य अपने व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास करता है। अपने व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास करता है। ठीक है। अपने व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास करता है। डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचना पर क्या है? आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा जो है कर्तव्य में बाधा मानता है कौन? प्लेटो। किसको? संपत्ति को। तो प्लेटो ने ये कहा कि दो दार्शनिक जो शासक होगा, जो सैनिक वर्ग होगा, वो संपत्ति में और परिवार में, ठीक है, यानी दोनों को उनके कर्तव्य में बाधा के रूप में देखता है। लेकिन अरस्तु ने उसको इस रूप में नहीं, अरस्तु ने संपत्ति को प्राकृतिक वस्तु माना है और ये कहा कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का इसके माध्यम से क्या करता है? विकास करता है। अरस्तु की संपत्ति संबंधी विचार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत के उस पर जो है हम ये कहें कि आलोचना पर क्या है? आधारित है। इसके अलावा प्लेटो ने संपत्ति को राज्य के उपयुक्त कार्य संचालन में बाधा के रूप में लिया। किसके रूप में लिया है? बाधा के रूप में लिया है। वहीं अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति को प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माना है। किसको? व्यक्तिगत संपत्ति को। ठीक है, ध्यान रखना, व्यक्तिगत संपत्ति को जो है प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक जो है नागरिक के लिए अरस्तु क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ऐसे भी संपत्ति के संग्रह का जो है समर्थक नहीं है, उतनी ही जितनी जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की जो है पूर्ति हो सके। इसके बारे में जो है डियर स्टूडेंट्स की जो अरस्तु है वो संपत्ति के दो प्रकार मानता है। अरस्तु ने संपत्ति को कितने प्रकार का माना है? दो प्रकार की संपत्ति बताते हैं, जिसमें एक तो जो है एक तो सजीव संपत्ति। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के प्रकार, संपत्ति के जो है प्रकार, तो कितने प्रकार बताए हैं अरस्तु ने? दो प्रकार बताए हैं। एक तो सजीव संपत्ति। कौन सी संपत्ति? सजीव संपत्ति। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार बताया है वो बताया है निर्जीव संपत्ति। एक सजीव और एक जो है निर्जीव संपत्ति। डियर स्टूडेंट्स, जो सजीव संपत्ति है इसके अंतर्गत मोस्ट के रूप में कौन कौन आते हैं? जैसे सजीव के रूप में जैसे एक तो हो गया परिवार, ठीक है, परिवार हो गया, इसके अलावा पशु हो गए, इसके अलावा दास। इनको जो है कौन सी संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया है? सजीव संपत्ति। और जो निर्जीव जो संपत्ति है इसमें जैसे मकान है, इसके अलावा खेती है, इसके अलावा कृषि कह सकते हैं, और इसके अलावा जो है अचल संपत्ति। ठीक है, कौन सी संपत्ति? अचल संपत्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो रूप हैं। एक तो कौन कौन से? एक तो जो है सजीव और एक निर्जीव। और सजीव में दास जो आते हैं, पशु आते हैं, परिवार हो गया। इसके अलावा निर्जीव में पूंजी, मकान, खेत, अचल संपत्ति हो गया। ठीक है, खेती की जगह जो हम ये कह सकते हैं कि कृषि के रूप में खेत हो गए। इसके अलावा संपत्ति अर्जित करने के दो उपाय। अब संपत्ति अर्जित करने के दो उपाय बताएं। संपत्ति अर्जित करने के उपायों की हम बात करें, उपाय तो मोस्ट के रूप में कितने उपाय बताए हैं? दो। ठीक है, कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक उपाय और एक अप्राकृतिक उपाय। एक तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक उपाय, प्राकृतिक उपाय, और दूसरा जो है अप्राकृतिक। एक प्राकृतिक और एक एक प्राकृतिक उपाय हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अप्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक उपाय है इसके अंतर्गत उन साधनों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से सहायता लेकर अपने श्रम के द्वारा संपत्ति क्या करता है? अर्जित करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? अपने श्रम के माध्यम से। यानी व्यक्ति जब अपनी मेहनत के आधार पर अर्जित करता है, अपने श्रम के जो है माध्यम से, किसके माध्यम से? अपने श्रम के माध्यम से जो अर्जित करता है, तो उसको कौन सी संपत्ति माना है? वो कौन सा संपत्ति प्राप्त करने का कौन सा उपाय होता है? वो प्राकृतिक उपाय होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे
कृषि है, पशुपालन है, शिकार करना है। और अप्राकृतिक उपाय की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादन में प्रकृति से कोई सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है अप्राकृतिक में यानी प्रकृति से कोई सहायता नहीं ली जाती है, कोई सहायता जो है नहीं ली जाती है, कोई सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। ये कौन सा उपाय बताया इन्होंने? अप्राकृतिक। दो उपाय बताए डियर स्टूडेंट्स, एक जो है संपत्ति अर्जित करने का, एक जो है प्राकृतिक उपाय जो प्रकृति का साथ लेता है और अपने श्रम के माध्यम से जो है जो संपत्ति अर्जित करता है, जैसे पशु है। इसके अलावा जो है कृषि पालन है। ये कौन से उसमें आ गए कि प्राकृतिक हो गए। अप्राकृतिक में इसकी प्रकृति से कोई सहायता नहीं ली जाती है और इसमें धन से धन कमाने की विधि क्या होती है? शामिल होती है, ठीक है। किससे? धन से धन कमाने की विधि, धन से जो है धन कमाने की विधि, कमाने की जो है विधि क्या होती है? इसमें निहित होती है। यानी जैसे उधार में पैसा लेना, ब्याज पे पैसा लेना, ये सारा किसमें आएगा? ये अप्राकृतिक है। कौन सा? संपत्ति अर्जित करने का कौन सा है? अप्राकृतिक ही। यानी ऋण देने के माध्यम से जो है ब्याज कमाना, व्यापार से धन कमाना। अरस्तु ने ब्याज लेना सबसे अप्राकृतिक साधन बताया। ये ध्यान रखना कि अरस्तु ने अप्राकृतिक जो साधन माना वो किसको माना है? ब्याज लेना, ठीक है, इसको माना है। इसके अलावा जो है अरस्तु ने संपत्ति से उत्पन्न आर्थिक असमानता को रोकने के लिए 3 वैकल्पिक उपाय भी जो है अरस्तु ने बताए हैं। और ये कहा है कि जैसे स्वामित्व तो सार्वजनिक होना चाहिए और उपभोग भी उसका क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब डियर स्टूडेंट्स के जो है समाज के नियंत्रण में हो, उसका जो उपयोग है वो भी सामाजिक रूप में किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामित्व तो सार्वजनिक हो और उपभोग क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वामित्व तथा उपभोग क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। अरस्तु ने तीसरे सिद्धांत को यानी व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग को व्यवहारिक बताया। अरस्तु निजी संपत्ति को नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य मानता है, ठीक है। नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए जो है निजी संपत्ति को क्या बताया है? उन्होंने अनिवार्य माना है, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अरस्तु के ये हमने संपत्ति संबंधी विचार देखे। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो परिवार विषय जो है बात करते हैं। परिवार संबंधी अरस्तु के जो व्यूज हैं, विचार हैं, उनका आइडियाज जो है उसके संदर्भ में कि अरस्तु ने जो है अरस्तु के परिवार संबंधी जो विचार है, ये ध्यान रखना कि अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार जो है प्लेटो से अलग है। परिवार संबंधी विचार प्लेटो से क्या है? अलग है, ठीक है। किससे अलग है? प्लेटो से अलग है। और इसमें जो है कि अरस्तु के परिवार संबंधी विचार परंपरागत और यथार्थवादी है। ध्यान रखना कि अरस्तु के परिवार संबंधी जो विचार हैं परंपरागत तथा जो है यथार्थवादी है, परंपरागत तथा यथार्थवादी है, ठीक है। इसमें अरस्तु के अनुसार स्त्री पुरुष में स्वामी दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार होता है। कि पति पत्नी और दास, इनके समूह से जो स्त्री पुरुष है और स्वामी दास के जो योग से इनसे मिलकर के जो बनता है वो क्या है? परिवार है। और अरस्तु ने परिवार को जो है ध्यान रखना, अरस्तु ने परिवार को सामाजिक जीवन के, सामाजिक जो जीवन है, सोशल लाइफ है, उस जीवन की जो है प्रथम इकाई माना है। क्या माना है? प्रथम इकाई, ठीक है। किसको माना है? परिवार को माना है। किसको माना है? परिवार को। और ये कहा है कि जो है जैसा कि बार्कर ने कहा कि परिवार विकसित समुदाय में सबसे प्रथम समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में 3 विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें पति पत्नी, पिता पुत्र यानी माता पिता और संतान, और एक जो होता है वो स्वामी और दास। जहां प्लेटो ने परिवार को नागरिकों के विकास में बाधक माना, वहीं अरस्तु ने परिवार को जो है विकास के लिए अनिवार्य क्या मानता है? मनुष्य के विकास के लिए क्या मानता है? अनिवार्य संस्था मानता है। इसके अलावा जो है अरस्तु ने परिवार की प्रकृति पितृसत्तात्मक बताई और कहा कि स्त्री स्वभावतः पुरुष से हीन होती हैं
और कहा कि पुरुष की शोभा आदेश देने में है जबकि स्त्री की शोभा आदेश मानने में होती है। ठीक है, तो ये इनके परिवार संबंधी जो है विचार है। उसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। ठीक है, तो संपत्ति का हो गया, परिवार संबंधी हो गए। अब जो हम बात करेंगे वो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के संदर्भ में देखेंगे, मोस्टली रूप में इसके संदर्भ में दास्ता संबंधी विचार, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। तो डियर स्टूडेंट्स अब बता दूं कि जो दास प्रथा थी वो यूनानी जो समाज था उसका आधार थी, और यूनान में दास प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। ठीक है, कौन सी प्रथा, दास प्रथा। और उस समय जो दास प्रथा पर जो है बुद्धिजीवियों ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जो वहां का जो मोस्टली जो बौद्धिक जो व्यक्ति था अरस्तु, उन्होंने जो है दास प्रथा को सही ठहराने के लिए इसके जो है इसके समर्थन में उन्होंने तर्क दिए, और अरस्तु दास प्रथा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यूनानी समाज का जो आधार थी वो दास प्रथा थी, और जो है अरस्तु ने दासता को जो है प्राकृतिक माना है। ध्यान रखना कि जो है दास जो होते हैं प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, जो है क्या माना है, प्राकृतिक माना है। दासता को क्या माना है, प्राकृतिक। ठीक है, और ये कहता है कि क्योंकि असमानता प्रकृति का नियम है कि सभी व्यक्तियों की जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति जो है प्रकृति ने उसको शासन करने के लिए जो है जन्म दिए हैं, और जो है किसी जो व्यक्ति हैं उनको शासित होने के लिए। तो असमानताओं की बात करते हैं कि सभी में जो है समानता समान नहीं होती है, और असमानता प्रकृति का क्या है, नियम है। अरस्तु मानता है कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं में क्या होता है, अंतर होता है। अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, और अरस्तु के अनुसार दास प्रथा यूनानी सभ्यता की क्या मानते हैं, वो बुनियाद मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनानी समाज का आधार थी, और यूनानी सभ्यता के जो है यूनानी सभ्यता के मोस्टली रूप में जो है कि जो दास प्रथा थे वो यूनानी सभ्यता की बुनियाद माना है, यूनानी सभ्यता की बुनियाद माना है। ठीक है, बुनियाद। ठीक है, इसके नियम की कौन सी प्रथा, दास प्रथा। और अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक अर्थात इसके अनुसार अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए जो है नियत होते हैं, जबकि कुछ लोग जो है शासन करने के लिए जो है नियत होते हैं। अरस्तु के अनुसार जो स्वभाव है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अरस्तु के अनुसार जो स्वभाव है अपने नहीं है और दूसरे के हैं, वो कौन है, वो दास है। ठीक है, अरस्तु की दृष्टि में जो व्यक्ति स्वभाव से ही अपने नहीं होते हैं, अपने हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो वो जो है निश्चित रूप में जो है दास होते हैं। और स्वभाव से दूसरों क्या है, अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा माना। अरस्तु ने दासता को दो इकाई बताई, एक प्राकृतिक और एक वैधानिक। ठीक है, दासता के प्रकारों की बात करें तो दासता के प्रकार, ठीक है, अरस्तु के अनुसार दासता के प्रकार, और दासता के जो प्रकार ये दो रूपों में, एक तो जो है प्राकृतिक दासता, कौन सी दासता, प्राकृतिक दासता, और दूसरा जो है वैधानिक दासता, कौन सी दासता, वैधानिक दासता। यानी युद्ध के माध्यम से जिनको बंदी बनाया गया है, युद्ध पराजित व्यक्तियों को क्या बनाया जा सकता है, दास बनाया जा सकता है। और ऐसे जो दास होंगे वो कौन से होंगे, वो वैधानिक दास होंगे। और जो प्राकृतिक दास हैं जिनको प्रकृति ने जो है शासित होने के लिए जो है उत्पन्न किया है, जो उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो कौन से दास होंगे, वो प्राकृतिक दास होंगे। कौन से होंगे, प्राकृतिक दास। तो दो प्रकार के रूप में बताया है। प्राकृतिक दास जो व्यक्ति प्राकृतिक दृष्टि से जैसे विवेकहीन है, इसके अलावा जो है अकुशल होते हैं, फिर स्वाभाविक रूप में क्या होते हैं, दास होते हैं, प्राकृतिक दासता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में वैधानिक दास की युद्ध में पराजित हुए बंदी जो बना लिए जाते हैं, उनको जो है कौन सी दासता कहा है, उनको वैधानिक दासता के रूप में बताया। कौन सी दासता के रूप में, वैधानिक दासता के रूप में। तो लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि अरस्तु वैधानिक दासता के सिद्धांत को जो है यूनानियों पर लागू नहीं करता है। किस पर लागू नहीं करता है, यूनानियों पर। ठीक है, तो आलोचक ये कहता है कि जो अरस्तु थे, अरस्तु में जो है जातीय अहंकार झलकता है, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि यूनानी जो है दास नहीं हो सकते हैं, और जो है ये दास बनने के लिए नहीं बल्कि स्वामी बनने के लिए क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो अहम बात इसमें दिखाई देता है।
अरस्तु के अनुसार दासता का जो औचित्य है, अब इसके समर्थन में औचित्य के संदर्भ में जो अरस्तु कहते हैं कि एक तो प्रकृति के नियम के अनुकूल है कि प्रकृति ने सभी को समान रूप से जो है उत्पन्न नहीं किया है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, किसी में शासन करने की कला होती है, तो किसी को जो है शासित होने के लिए प्रकृति ने क्या किया है, उत्पन्न किया है। तो अरस्तु ने दासता को क्या माना है, प्राकृतिक माना है। इसके अलावा दासता संपूर्ण समाज के लिए जो है उपयोगी बताई है अरस्तु ने। और दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि यूनान में दासों का क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है। इसके अलावा दासता को नैतिक माना है और कहा है कि दासता मालिक के लिए जो है, स्वामी के लिए अवकाश का क्या करती है, सर्जन करती है। किसका सर्जन करती है, अवकाश का, ठीक है, ताकि वो एक बेहतर क्या कर सकें, प्रदर्शन कर सकें, बौद्धिक क्षमता का जो है उपयोग कर सकें। और इसके अलावा जो है नैतिकता पर आधारित माना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु ने दास प्रथा को मानवीय बनाने के लिए निर्देश देते हुए भी कहा है, ठीक है, कि मानवीय बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। किसने, अरस्तु ने। ये कहते हैं कि मालिक को दास के साथ में मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रता पूर्वक, ठीक है। दासों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रता पूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा एक से अधिक दासों को रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी दासों को स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। किसी प्राप्ति का, स्वतंत्रता जो है प्राप्ति का क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता, जब स्वामी के गुण उसमें आ जाते हैं तो निश्चित रूप में ऐसे व्यक्तियों को दासता से जो है क्या कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है। और दासता का आधार जो है इन्होंने किसको माना है, गुण को माना है, वंश को नहीं, ठीक है। गुण को माना है, वंश को नहीं माना है, वंश को नहीं माना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वंश को नहीं माना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के संदर्भ में आज की क्लास में हमने मोस्टली रूप में अरस्तु का न्याय सिद्धांत देखा। इसके अलावा अरस्तु के परिवार, संपत्ति और दासता संबंधी विचारों पर हमने चर्चा की। निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है उपयोगी होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो है अरस्तु के नेक्स्ट और जो सिद्धांत है, राज्य संबंधी जो विचार है उनके संदर्भ में हम क्लास 3 के अंतर्गत बात करेंगे। तब तक मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत जो है सभी का धन्यवाद, थैंक यू।